और एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात करवाते हैं आपको, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। चैप्टर 2 जो है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे एज हमारे जो है टाइम थोड़ा कम है, मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा ताकि मैं मैथ्स के वीडियोस को थोड़ा सा मैथ्स के वीडियोस के साथ साथ थोड़ा सा फिज़िक्स को भी थोड़ा सा ध्यान दूँ, बिकॉज फिज़िक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता रहा था ग्रेविटेशन। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रेविटी जो है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ प्लैनेट और सन या फिर अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ या फिर टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ के बीच में, अभी सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल के बीच में इसका मीनिंग क्या है। तो इसको मीनिंग को आप सुने बिना या फिर सोचे बिना, मीनिंग के बारे में सोचे बिना आप ये सोचो कि अगर मैं आपको बोलूँ अभी कि हम जो है इंसान, हमारे अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप पहले तो शॉक हो सकते हो, क्योंकि आपने कभी ऐसा सुना नहीं। आपने तो बस ऐसा सुना ही ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के पास है, मून के पास भी है, हर एक प्लैनेट्स के पास है, लेकिन हमारे पास भी ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमें नहीं पता। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? ओके, तो डेफिनेशन जान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक थियोरिटिकल पार्ट से ये एकदम ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पार्ट से ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी आपको समझ में नहीं आएंगे क्या कर रहे हैं आप। ओके, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन जान लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो समझ सकते हो, खींचने का जो फोर्स है, अट्रैक्ट करने का जो फोर्स है, उसको बोला गया है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स और एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में किसी भी दो किसी भी दो ऑब्जेक्ट बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आई होप आपको ये वाला जो डेफिनेशन है क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी किसी दो चीज़ों को आप सिलेक्ट करो। मान लेते हैं मैं अभी टेबल चेयर में बैठा हुआ हूँ, तो मेरा जो बॉडी है, मैं भी एक बॉडी हूँ, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, और टेबल भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हम दोनों के बीच में भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप बोलोगे कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो टेबल हमें क्यों नहीं खींचता, या फिर हम टेबल को क्यों नहीं खींच रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आएगा। इसका आंसर भी मेरे पास ज़रूर है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जिसका मतलब है एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। ओके, एक्चुअली हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, लेकिन स्पेशली जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम थोड़ा पास लाते हैं, पास ज़्यादा पास नहीं, इट कैन बी इसका एक रेंज है जितना तक ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे सकता है। जैसे कि मैग्नेट एक एग्जांपल ले सकते हो। मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है मैग्नेट के साइज़ के ऊपर। जितना बड़ा साइज़ उतना बड़ा उसका मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज़्यादा दूर का ऑब्जेक्ट वो अपने तरफ अट्रैक्ट खींच पाएगा। ठीक है, तो हम क्या है, हम भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली हम भी ब्रह्मांड के एक ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर ब्रह्मांड में हम भी एक ऑब्जेक्ट, तो हमारा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे अंदर भी है। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच हमारे और हमारे आसपास के चीज़ों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टर्म है उसको किसने दुनिया के सामने लाया था? तो उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने ये बोला था, तो मैं लिख लेता हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
या फिर इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है, बिकॉज ये यूनिवर्स में कहीं भी लागू होता है। ओके, सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या बताया है? तो उन्होंने बोला है कि एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस ब्रह्मांड में किसी भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, ईच अदर विथ ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center। अभी आपको, मुझे पता है कि अभी आपको बहुत से चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी इस वाले लॉ में, तो मैं पहले लॉ को लिख लेता हूँ, पूरा लॉ को, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। वेल, एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम, सपोज हमने किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा, सपोज हमारे सामने टेबल है, हम दो ऑब्जेक्ट हैं, हम भी एक ऑब्जेक्ट है, तो हम मतलब मेरे और टेबल के बीच में टेबल भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और मैं भी टेबल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन अराइजेस कि ना ही मैं टेबल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मतलब टेबल की तरफ जा रहा हूँ, और ना ही टेबल मेरी तरफ आ रहा है। तो क्वेश्चन अराइजेस अगेन कि क्या ये फोर्स इतना वीक है, या फिर ये फोर्स नेग्लिजिबल फोर्स है, या फिर इसको ही बोला जा सकता है कि ये फोर्स एक्चुअली है ही नहीं। 3 क्वेश्चंस अभी आपके दिमाग में ज़रूर आएंगे कि क्या ये फोर्स इतना वीक है, या फिर बोल सकते हो क्या ये फोर्स का जो पावर है नेग्लिजिबल है, या फिर बोल सकते हो कि पावर है ही नहीं, मतलब फोर्स है ही नहीं। तो 3 क्वेश्चंस विल अराइज इन योर माइंड। सो वेल, इट इज़ ऑब्वियस। तो अब हम क्या बोल रहे थे कि ब्रह्मांड में किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो मैंने अभी बोला, विथ ए फोर्स, एक फोर्स के साथ, और वही फोर्स का नाम क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, which is directly proportional to the product of their masses। अभी ये क्या है भाई? इसमें बोला है कि जो फोर्स से दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, मतलब सपोज मैंने टेबल को खींचा एक फोर्स से, और टेबल ने भी मुझे एक फोर्स से अपनी तरफ खींचा, ठीक है, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सपोज इट इज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस मतलब सपोज मास ऑफ माइन इनटू मास ऑफ टेबल। समझे कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स हम मेरे और टेबल के बीच में, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके साथ? मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास। प्रोडक्ट मतलब इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मासेस। अभी देयर मासेस मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने अभी एग्जांपल लिया, मास ऑफ मेरा मास और टेबल का मास को इनटू करने से वो फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब
मतलब ये समझाना चाहता है कि अगर हमारे बीच में सपोज मेरा मास और टेबल का मास जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही हमारे बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या समझा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मतलब दो ऑब्जेक्ट के मास का जो प्रोडक्ट है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद वाला लाइन देखते हैं, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बी। तो एक लाइन से ज्वाइन करते हैं इनको, स्ट्रेट लाइन से, एंड दिस इज लाइक दिस एंड वेट ओके लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस ओके। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर है, ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो ए है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है बी, ठीक है। दोनों देखो सेम टू सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, एक का शेप और साइज थोड़ा कम है दूसरे वाले से, ओके। तो अभी क्या बोला है कि मान लेते हैं, अच्छा और एक चीज़ कि मान लेते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट ए वाले ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम और इस वाले ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, ओके। और दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, स्मॉल डी। देखो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस मतलब सेंटर तक ही है, सेंटर के बाद मैंने और ड्रॉ नहीं किया, सेंटर तक मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, सेंटर, ओके। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो सेंटर में कंसंट्रेट होता है, कंसंट्रेट मतलब जितना भी मास है वो सेंटर की तरफ ही होता है, ओके। तो अभी बात कर रहे थे कि any two objects in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses। मतलब अभी इन दोनों ऑब्जेक्ट मतलब ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द मास। इसका मास क्या है एम और इसका मास क्या है स्मॉल एम, एम इंटू एम मतलब क्या, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ओके। तो इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट F इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास मीन्स कैपिटल M इंटू स्मॉल एम, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल एम, ओके। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो पहला वाला लाइन क्या हो गया हमारा, समझ में आ गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ देयर मास, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास। नाउ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो मैंने क्या देखा, अभी मैंने यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितना है, डी हमने पकड़ा है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच में, देखो सेंटर, ये सेंटर और इस वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है, हमने डी पकड़ा, कुछ भी हो सकता है, डी पकड़ा हमने, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि फोर्स इन्वर्सली मतलब क्या, ऊपर 1 रहेगा और नीचे रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर मतलब क्या, डी स्क्वायर, लिखो डी स्क्वायर, ओके। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ओके। नाउ सेंटर के बीच में डिस्टेंस हो गया डी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ओके, स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे, दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया, एक साथ जोड़ा। जोड़ने के बाद क्या हुआ, जोड़ने के बाद हमें मिला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ओके। अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ओके। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, और एक ट्विस्ट आएगा अभी, इट इम्प्लाइज F इज इक्वल टू G इंटू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अभी ये क्या है, अभी ये G कहाँ से आ गया,
तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जी क्या है, जी कहाँ से आया। तो एक्चुअली जो जी है इट इज़ नथिंग बट जी जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी ये क्या बला है, ये कांस्टेंट क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी ये क्या है। एक्चुअली हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में काम करके जी जो है मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका आविष्कार किया, मतलब वैल्यू निकाला। ओके, मेजर किया कितना है, मतलब हम दोनों मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वो इक्वल है किसके साथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ द मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो यही है अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसको थोड़ा सा बॉक्स में रखो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको यूज़ करके हम बहुत सारे मैथमेटिकल करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी प्रूफ करूँगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है, चलो अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। सो नाउ, और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि हमें पता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है, फोर्स। ओके, फोर्स है, फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली एक्ट किस तरफ करता है, मतलब इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे साइड लेफ्ट या राइट। ये आपका आंसर होगा अलोंग दी लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द मासेस। मीन्स इस ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ खींचेगा। ओके, ये वाला इस तरफ खींचेगा और ये वाला इस तरफ खींचेगा। ओके, समझे, एरो वर्ड समझ चुके हो। ए मतलब इस तरफ खींचेगा और बी मतलब इस तरफ खींचेगा, इस तरफ, और ए इस तरफ। ओके, अभी और एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स acts along the line joining the centers of the masses। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है उसको जो लाइन जॉइन करता है उसी लाइन के अलोंग, मतलब उसी लाइन के दायरे में ये फोर्स एग्जर्ट करता है ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। सिमिलरली वो ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसी लाइन से अपना फोर्स एग्जर्ट करता है, मतलब इसी लाइन की तरफ, इसी लाइन का यूज़ करके, मतलब इस लाइन से, मतलब ऐसे लाइन फॉर्म करके ये फोर्स एग्जर्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द मासेस। ओके, नाउ अब बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि सेंटर ऑफ मास है क्यों, पॉइंट यहाँ भी तो ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन सेंटर में क्यों। अभी सेंटर में हमने क्यों लिया, बिकॉज जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब का जो मास है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो बॉडी है उसका मास क्या है, सेंटर की तरफ कंसंट्रेटेड है, मतलब जितना भी बॉडी का मास है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, पैर की तरफ नहीं, सर की तरफ नहीं है, हाथ और पैर की तरफ नहीं है, सेंटर की तरफ है। ओके, हमारे बॉडी का जो सेंटर है उसकी तरफ हमारा मास कंसंट्रेटेड है, मतलब जितना भी मास है बॉडी का सेंटर में है, बाकी कहीं पे नहीं है, इसलिए सेंटर को चूज़ किया गया है। ओके, इसके बाद मैं बात कर रहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो प्रूफ करेंगे। नाउ हमें क्या पता है, वी नो दैट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इक्वल टू जी इंटू एम एम
डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, है नहीं। अभी हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इफ मान लेते हैं पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 यूनिट है, m इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब बोलोगे 1 यूनिट मतलब क्या, 1 यूनिट मतलब 1 kg, 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हो सकता है, हो ही सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या 1 यूनिट हो सकता है। 1 यूनिट मतलब 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, सिमिलरली दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का भी 1 यूनिट हो सकता है, क्योंकि पहले वाले का हो सकता है तो दूसरे वाले का भी हो सकता है ऑब्वियसली। दोनों तो सेम ही है, दोनों तो ऑब्जेक्ट ही है। ऐसा नहीं कि एक वाला ऑब्जेक्ट नहीं है एक वाला ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या, इसका मास भी 1 यूनिट हो सकता है तो ये वाला भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इफ मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 1 यूनिट एंड मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 1 यूनिट एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज ऑल्सो 1 यूनिट। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 डेसीमीटर, हेक्टोमीटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा हो, सो देन अभी हम इन सारे के सारे वैल्यूज़ को ये इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देन इट इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम का, कैपिटल एम का वैल्यू कितना है 1, स्मॉल एम का वैल्यू भी 1, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मतलब क्या d, इसका स्क्वायर भी 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, f इज इक्वल टू जी। ओके, और हमें क्या पता है f क्या है, f है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब क्या है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डेफिनेशन है यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन है द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट the universal gravitational constant is numerically equal to the force of attraction between two bodies, any two bodies each of unit mass, यूनिट मतलब क्या 1, ओके, यूनिट मतलब 1, each of unit mass and separated by unit distance, unit distance मतलब 1। ओके, ऐसे हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड में क्या होता है, हमेशा हमें 1 का मतलब 1 का वैल्यू निकालना पड़ता है। मतलब 1 अगर मैं बोलूँ कि 15 पेन्स का कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो 1 पेन का कितना होगा, मतलब हमेशा हमें 1 का पहले निकालना है, इसके बाद अगर क्वेश्चन में और भी कुछ दिया हुआ है, अगर बोला हुआ है, अगर फिर से बोलूँ 15 पेन्स का कॉस्ट 50 तो 24 का कितना, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें 1 पेन का निकालना पड़ता है, इसके बाद हम 24 से इंटू करेंगे। ऐसे ही यूनिट मतलब 1। ओके, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकल इक्वल। ये जो वर्ड है ना न्यूमेरिकली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू एफ, इट इज ओनली इक्वल टू एफ इफ इट इज न्यूमेरिकली इक्वल। न्यूमेरिकली इक्वल मतलब क्या, नंबर्स के द्वारा, मतलब न्यूमेरिकली इक्वल मतलब जब दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास क्या है 1 होगा और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 1, मतलब यूनिट डिस्टेंस। ओके, सो द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या आपको बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, एनी टू ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज ईच ऑफ यूनिट मास, मतलब दोनों बॉडीज़ का मास होगा 1 kg, 1 मिलीग्राम एट्सेट्रा, लेकिन 1 होना पड़ेगा, एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर्स, 1 सेंटीमीटर एट्सेट्रा। ओके,
तब हम इसे बोलेंगे कि ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। ओके, तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें डेफिनेशन मिल गया। अभी इसका वैल्यू क्या है, मतलब जी का वैल्यू क्या है। तो जी का जो वैल्यू है, इससे पहले हम यूनिट जान लेते हैं। जो जी का यूनिट है वो क्या है, यूनिट ऑफ जी। ठीक है, अभी से मैं इसको कैपिटल जी लिखूंगा बिकॉज ज़्यादा बड़ा नाम है इसका, बिकॉज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत बड़ा नाम है इसका, इसको हम जी में लिखेंगे। ओके, सिंबल है इसका जी। ओके, इसका जी है सिंबल। तो जी का जो ऐसा यूनिट है वो कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या पता है, F इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ टू बॉडीज, सो प्रोडक्ट ऑफ द टू बॉडीज, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से जी क्या होगा, यहाँ से जी होगा यहाँ से जी होगा, यहाँ पर इंटू में था तो यहाँ पर आएगा, अच्छा इसमें होगा डी स्क्वायर फोर्स इंटू ऊपर होगा डी स्क्वायर, नीचे होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ओके, समझे। देखो क्या हुआ, यहाँ पर जी क्या है, इंटू में था, यहाँ पर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद होगा 1/g। ओके, तो हमने इसे लिखा ऐसे 1/g, और फोर्स क्या है इसमें ऐसा है, ठीक है, इसमें जाएगा तो कैसा होगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी डिवाइड नहीं, सॉरी फोर्स यहाँ पर ऐसा है। ओके, तो यहाँ पर फोर्स अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्या पता है जी इज इक्वल टू एफ, बस जी के जगह पर एफ बिठा दो और एफ के जगह पर जी बिठा दो, बस आपका आंसर हो गया। और यहाँ पर रिवर्स होगा फॉर सम रीज़न, एक्चुअली ये ऐसा होगा कि ये जी जो है यहाँ पर आएगा तो 1/g, और ये एफ हो जाएगा 1/f इंटू mm/d²। फिर अगर जी को हम ऊपर लाते हैं तो होगा g/m, तो ये इसका भी होगा रेसिप्रोकल और इसका भी करना पड़ेगा हमें रेसिप्रोकल। ओके, अगर हम किसी एक का रेसिप्रोकल करते हैं तो बाकी का भी हमें रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा। ओके, ये एक नियम है। तो मैंने जो बोला ना एफ इजिकल टू जी इक्वल है, ऐसा नहीं है। ओके, मैंने गलत बोला था, मुझे लगा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे मतलब क्या, g⁻⁻1, तो ये भी हो जाएगा f⁻⁻1, तो ये हो जाएगा m(d²), ठीक है, d² इंटू ये होगा d², वेट m/d² होल स्क्वायर का -1, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से g, सॉरी 1/g⁻⁻1, इसमें होगा 1/f⁻⁻1, सब में हमने क्या किया, -1 का पावर कर दिया, तो g और इसमें f रेसिप्रोकल, इसमें होगा d²/mm। ओके, तो यहाँ से अब हमें बताओ, अब मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट, तो आप बोलोगे न्यूटन। वेरी नाइस, न्यूटन। न्यूटन का सिंबल है n इंटू, अभी डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है मुझे बताओ। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमें पता है मीटर, तो ये क्या हो गया मीटर। अब इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, समझे। इसके बाद नीचे है मास इंटू मास। ओके, तो मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी। कितने मास है, दो क्या है, इंटू में है, तो केजी इंटू केजी, ठीक है ना, ऐसा यूनिट ऑफ मास। तो यहाँ से जी का वैल्यू, जी का ऐसा यूनिट क्या आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg²। ठीक है, मतलब क्या, न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ओके, तो ये इसका ऐसा यूनिट, समझे। तो ऐसा यूनिट जो है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², तो ये है ऐसा यूनिट, SI यूनिट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अभी हम बात करेंगे कि जी का वैल्यू क्या है। तो जी का जो वैल्यू है वो वैल्यू हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट ने जी का जो वैल्यू है वो मेजर किया था, एक्सपेरिमेंट किया था लेबोरेटरी में, तो उनको जी का वैल्यू मिला 6.67
इंटू 10⁻⁻11, आपको यूनिट पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, जी का वैल्यू उन्होंने कितना बताया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अभी जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब भी जान लो। मीनिंग इज इक्वल टू इफ टू बॉडीज each of mass each of mass 1 kg is separated by 1 meter, then gravitational force between them is 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन। तो अभी इस स्टेटमेंट से, इस मीनिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर दो बॉडीज, ठीक है, दो बॉडीज का ही मास क्या है, दोनों का ही मास 1 kg है। अगर हम इनको सेपरेट करते हैं 1 मीटर, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर। तब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में या फिर दोनों बॉडीज के बीच में, वो कितना होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। मैंने क्या बोला था कि F इज इक्वल टू जी कब होगा, जब दो ऑब्जेक्ट्स, दोनों का मास, यूनिट मास, दोनों का मास जो होगा वो 1 होगा और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 1। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 1 kg यूनिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू कितना होगा, 1 होना पड़ेगा। इसमें 1 है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास क्या 1 kg है, ओके, ये वाला अप्रूव्ड। फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, इट इज ऑल्सो अप्रूव्ड, ओके। So then it will be what? F is equal to G, means F is equal to 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इतना होगा, ऐसा यूनिट न्यूटन होगा फोर्स का, ओके। मतलब दोनों के बीच में फोर्स कितना है, दोनों के बीच में फोर्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब मुझे बताओ कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो है वो क्या एक नॉर्मल नंबर है, मतलब इसका वैल्यू जो है क्या बहुत छोटा है या फिर बहुत ज़्यादा है। तो आप बोलोगे कि मैथमेटिक्स का जो नॉलेज हमारे पास है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो नंबर है जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 वो बहुत ही छोटा नंबर है। कैसे? बिकॉज ये होगा 6.67 इंटू 10 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना ज़ीरो। फिर इसका भी 100 है तो इसको लिखेंगे 667 डिवाइडेड बाय इसका नीचे का 100 और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना। मतलब क्या 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 न्यूटन। अब मुझे बताओ कि इतना छोटा नंबर, ठीक है, इतना छोटा नंबर, तो फोर्स भी क्या हो, फोर्स क्या है, इतना कम। तो इतना कम फोर्स अगर हम एक्सर्ट करते हैं, मतलब इतना फोर्स देकर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, क्या वो ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा? तो आप बोलोगे नहीं भाई क्यों आएगा, इतना कम फोर्स है तो ऑब्जेक्ट को हिलेगा तक नहीं। तो मैंने जब बोला कि मेरे और टेबल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, सही बात है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम क्या कर रहे हैं,
मैं टेबल को खींच रहा हूँ, टेबल भी मुझे खींच रहा है, लेकिन फोर्स क्या है? फोर्स बहुत कम है। और कितना फोर्स है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इतना छोटा, इतना वीक फोर्स है ये, इतना वीकेस्ट फोर्स है ये कि ऑब्जेक्ट जो है मूव करता ही नहीं। समझे? कि ऑब्जेक्ट मूव करता ही नहीं, इतना छोटा फोर्स है, इतना वीक फोर्स है। तो मैंने जो 3 क्वेश्चन आपको किया था कि पहला क्वेश्चन कि क्या ये फोर्स इतना वीक है, तो आपका आंसर मिल गया, हाँ भाई बहुत वीक फोर्स है ये। क्या ये फोर्स नेग्लिजिबल है, तो आप बोलूँगा कि हाँ, अप टू सम एक्सटेंट इट इज नेग्लिजिबल, बिकॉज इतना छोटा नंबर का फोर्स आप कैसे एग्जर्ट करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, मिनिमम आपका फोर्स कितना होगा? मिनिमम आपका फोर्स 1 न्यूटन या फिर 0.1 न्यूटन, इतना तो मिनिमम, या फिर 0.01 न्यूटन भी मान लेता हूँ मैं, इतना तो मिनिमम फोर्स आप आप करते हो, मिनिमम। इससे नीचे फोर्स एग्जर्ट करना मतलब यू नो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि इतना छोटा फोर्स। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? नेग्लिजिबल, ये वाला कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था कि फोर्स है ही नहीं, ऐसा है क्या? तो यहाँ पर आंसर है फोर्स है लेकिन कम है, बहुत कम। समझे? फोर्स इतना कम है कि ऑब्जेक्ट मूव करता ही नहीं। प्लस अगर ऑब्जेक्ट भारी हो तब तो और क्या बात है। जब ऑब्जेक्ट भारी हो तो फोर्स क्या होगा? डबल होगा, मतलब फोर्स भी बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो अगर इसका मास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फोर्स भी थोड़ा ज़्यादा होगा, और दोनों का मास अगर ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, द फोर्स इज इरेस्पेक्टिबल। द फोर्स जो है अगर मतलब 1 kg ऑब्जेक्ट का अगर इतना फोर्स है तो बाकी ऑब्जेक्ट तो आप समझ ही सकते हो कि 1 kg का इतना कम है। देखा, 1 kg का जो मतलब 1 kg अगर ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन, और दोनों का बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। वो मैंने बोला नहीं तो समझ लो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी 1 मीटर है, गिवन है, अभी मैंने लिखा। तो आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में इतना वीकेस्ट, क्या बोलूँ मैं इसको, इतना कम, इतना नेग्लिजिबल फोर्स है कि वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक नहीं पाते, बिकॉज दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। ठीक है, तो अगर हम दोनों का मतलब मास को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो फोर्स भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ओके, अभी मुझे बताओ कि अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो जो अर्थ है और मून है वो दोनों एक दूसरे को क्या बोलते हैं इसको, अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर फोर्स जो है दोनों के बीच में अगर वो ज़्यादा है, मास की, क्योंकि मास ज़्यादा है, ठीक है ना। माय क्वेश्चन इज कि अर्थ है ये, ठीक है, और मून है ये। तो अर्थ और मून, अर्थ का क्या है? मास ज़्यादा। तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, है कि नहीं? जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि ना ही मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और ना ही अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट होता है। ना रीज़न इज, अच्छा और एक बात, लेकिन एप्पल जो है, एप्पल जो एक एप्पल है, लाइक दिस एप्पल, जो एप्पल है वो अट्रैक्ट हो जाता है अर्थ की तरफ। लेकिन कैसे? जब एक बड़ा सा मून जिसका मास लगभग बहुत गुना ज़्यादा है एक एप्पल से, छोटे से एप्पल से, वो अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन मून क्यों नहीं अट्रैक्ट होता? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस अगेन। तो इसका आंसर होगा द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बोथ द एप्पल एंड अर्थ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, since the mass of the apple is very small as compared to the mass of the earth, so the acceleration produced in the apple is very large and the acceleration produced in the earth is negligible. That is why only the motion of the apple towards the earth is noticed. तो मैं एप्पल की बात कर रहा था कि एप्पल कैसे अट्रैक्ट होता है। तो देखो,
एप्पल जितना फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करता है उतना ही फोर्स से अर्थ भी, सेम फोर्स से अर्थ भी एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, सेम फोर्स। लेकिन रीज़न क्या है कि अर्थ क्या अर्थ का मास थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एप्पल का मास। इसलिए एप्पल के ऊपर जो एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन कहाँ से आया, हमें पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सीलरेट्स करता है। समझे, याद आया कुछ? F इज इक्वल टू ma, याद आता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करता है, और अगर मास ज़्यादा हो तो ज़्यादा फोर्स चाहिए, और अगर मास कम हो तो कम फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर इसका मास क्या है, कम, लेकिन फोर्स क्या है, ज़्यादा। ठीक है, तो फोर्स ज़्यादा मतलब क्या, फोर्स ज़्यादा मतलब एक्सीलरेशन भी ज़्यादा, मैंने बोला अभी, लेकिन मास कम है। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, हमें कम देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम फोर्स ज़्यादा देते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, और ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, अगर मास कम हो तो हमें देना पड़ेगा फोर्स कम, लेकिन अर्थ क्या मानेगा, अर्थ तो क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। ठीक है ना, तो मास ज़्यादा है मतलब क्या, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा मतलब क्या, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट तो करेगा लेकिन इतना ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा कि वो अर्थ की तरफ खींचा चला आएगा, और अर्थ की तरफ मतलब it will get attracted towards the earth and hence apple falls towards the earth, but apple falls towards the earth। अभी हम मून के बारे में बात करते हैं। अभी बोलोगे कि मून का भी तो जो मास है वो एप्पल से ज़्यादा है, लेकिन वो अट्रैक्ट क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर है द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद द सेम फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। Okay, this is because as per Newton's third law of motion, forces of action and reaction are always equal and opposite. So the force exerted by the earth on moon is equal and opposite to the force exerted by the moon on earth. Okay, but the mass of the earth is very large as compared to the mass of the moon. अभी आता है असली बात। क्या बात? कि मास जो है मून का वो इतना कम है एज कम्पेयर टू अर्थ कि वो क्या होता है, वो अर्थ को खींच नहीं पाता। ओके, समझे कि अर्थ जो है इसके ऊपर देखो, अर्थ जो फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है सेम फोर्स से मून भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। कैसे? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हम एक फोर्स देते हैं F1 तो वो इक्वल होगा माइनस ऑफ F2। माइनस मतलब क्या, ऑपोजिट को मीन कर रहा है। तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 मतलब एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर मैं एक्शन करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे रिएक्शन मिलेगा। अगर मैं किसी को थप्पड़ मारता हूँ तो ऑब्वियसली सरासर बात है कि वो भी मुझे थप्पड़ मारेगा। ओके, तो यहाँ पर थप्पड़ मारने के बाद अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें थप्पड़ मारता है और तुम भी उसे थप्पड़ मारते हो, लेकिन आपका दोस्त जो है वो बॉडी बिल्डर है, मतलब क्या, उसका मास ज़्यादा है, मतलब क्या, पावर ज़्यादा है। ठीक है, मैं पावर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मास की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है कि मास की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इनडायरेक्टली। तो उसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका पावर ज़्यादा है तो क्या आप उसको मतलब हरा पाओगे? मतलब मैं इनडायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि क्या मून अर्थ को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज अर्थ का क्या है, मास बहुत ज़्यादा है। तो उसके ऊपर एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमें क्या पता है कि जब फोर्स कम लगेगा, ठीक है, तो एक्सीलरेशन भी कम होगा। ठीक है, मून और अर्थ सेम फोर्स से एग्जिट कर रहे हैं, मतलब सेम फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाता है मास। मास क्या करता है, मास होता है ज़्यादा अर्थ का। और हमने पढ़ा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया चाचा यहाँ पर एंट्री मारते हैं, एंड इनर्शिया के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा। तो अर्थ क्या है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब तक कि एक बहुत ही शक्तिशाली फोर्स इसको धक्का ना दे।
ओके, लेकिन इतना शक्तिशाली फोर्स मून के पास नहीं है, इसलिए अर्थ जो है वो मून की तरफ खींचा नहीं जाता। सिमिलरली आप पूछोगे कि मून अर्थ की तरफ क्यों नहीं आता, मून अर्थ की तरफ क्यों नहीं आता, तो इसका आंसर है कि मैंने क्या बोला था कि दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर दोनों ही फोर्स इक्वल है और ऑपोजिट है तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, कैंसिल आउट, इसीलिए मून मूव नहीं करता। समझे? तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम, अगर आपको मज़ेदार लगा तो करो, और करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो अगर आपको मज़ेदार लगा। और अगर मज़ेदार नहीं लगा तो कमेंट करो कि कैसे मज़ेदार बनाना है।